परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा एक परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन मतलब कोई ना कोई चेंज होना। तो पहला प्रश्न इस प्रकार का है कि कौन सा एक परिवर्तन नहीं है। तो दूध से दही बनना एक परिवर्तन होता है, पानी में शक्कर घोलना भी एक परिवर्तन होता है, रबड़ बैंड को खींचना ये भी परिवर्तन है। तो आपका देखो 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो 5 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रश्न सेट किया गया है। तो यहाँ पर देखो परिवर्तनों की अगर बात करें तो परिवर्तन यहाँ पर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो परिवर्तन 2 प्रकार के। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन, एक कौन से होते हैं भौतिक और दूसरे कौन से होते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब इनके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इन सब की चर्चा अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रश्नों के आधार पर ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्तन के अंदर सब कुछ जो कुछ भी चेंज हो रहा है, अगर हम कागज भी फाड़ रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो परिवर्तन उसकी रंग में, अवस्था में, उसके भौतिक गुणों में, उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? घटनाएं परिवर्तन कहलाती हैं। तो दूध से दही बनना भी एक परिवर्तन है, पानी में शक्कर घोलना भी परिवर्तन, रबड़ बैंडों को खींचना भी एक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर अगर आप उत्तर नहीं देते हैं तो अनुत्तरित वाला भी आपको वहां पर OMR में गोला भरना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा नहीं है भौतिक परिवर्तन? तो देखिए सबसे पहले तो आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आना, भौतिक गुणों में बदलाव। क्या होता है? भौतिक गुणों में बदलाव आएगा तो उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब ये भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं इसके आगे प्रश्न में भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। किसी का आकार बदल जाए, रंग बदल जाए, और या फिर उसका साइज बदल जाए, आमाप बदल जाए। क्या बदल जाए? आमाप बदल जाए, साइज, जिसको साइज कहते हैं। तो ऐसा कुछ हो जाता है तो वहां पर वो भौतिक गुणों में बदलाव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन यहाँ पर कौन सा नहीं है? कागज को टुकड़ों में काटना, कागज को टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है। कागज को जलाना, फिर है चौक का पाउडर बनना, बर्फ का पिघलना। देखो यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है, भौतिक पदार्थ में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नई चीज नहीं बनती, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें क्या होता है? ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब जैसे ये कोई पदार्थ था, क्या था? पदार्थ जो कि पहले कुछ पदार्थ था, पुराना पदार्थ इसको मान लेते हैं, पहले पुराना था, इसका नया पदार्थ बन गया। नया पदार्थ कैसे? मतलब कुछ भी नई चीज हमने बनाने के प्रयास किया, पहले एक पदार्थ था उससे दूसरा पदार्थ बनाया, तो वापस से अगर दूसरे पदार्थ से पहला पदार्थ बन जाए तो वो होता है उत्क्रमणीय। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे कागज को टुकड़ों में काटेंगे तो रहेगा तो वो कागज ही, उसके कोई भी रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे, या कागज से कपड़ा थोड़ी बन जाएगा, कागज का कागज ही रहेगा। कागज को जलाएंगे तो नया पदार्थ बनेगा, इसमें क्या बन जाएगा? कागज का राख बन जाएगा, जिसको हम कार्बन कहते हैं। तो काला हो जाएगा, काला कार्बन बन जाएगा कागज से जलाएंगे। चौक का पाउडर, चौक से लिखते हैं तो उसका पाउडर बनता है, जिसको वापस से क्या है? चौक में बदला जा सकता है, तो ये उत्क्रमणीय है। लेकिन इस राख को वापस कागज में नहीं बदल सकते। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगा? जल बनेगा, और इस जल से वापस जमा करके फ्रिज में रख दोगे तो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। यानी कि जो पहले था वो वापस हो जाए तो वो भौतिक है, और वापस नहीं हो तो रासायनिक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हो तो लाइक कर देना क्लास को, और आगे बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान किन गुणों में परिवर्तन होता है? अब देखो ये भौतिक गुणों की बात करेंगे। यहाँ पर भौतिक गुणा परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन होता है भौतिक गुणों में। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? आपके सामने ऑप्शन में लिखे हुए हैं। आकार होता है, आमाप होता है जिसको हम साइज के नाम से जानते हैं, रंग होता है, ये उपयुक्त तो सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अगर बदल रहे हो, रंग बदल रहा हो, आमाप बदल रहा हो, आकार बदल रहा हो, तो वहां पर हमें देखना है कि यहाँ पर कोई नई चीज बन रही कि नहीं बन रही। नई बन रही हो तो रासायनिक, नई चीज नहीं बन रही हो तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर दोनों, तो दोनों कैसे संभव है। जैविक परिवर्तन की हम बात ही नहीं कर रहे, हमारे सिलेबस में ही नहीं जैविक परिवर्तन, तो हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वैसे जैविक परिवर्तन के अंदर एक एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान में रखना है, और जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैविक परिवर्तन में आपसे पूछा जा सकता है भोजन का पाचन। किसका पूछा जा सकता है, भोजन का पाचन आपसे पूछा जा सकता है। तो भोजन का पाचन भी कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पाचन भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, नया पदार्थ किस में नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। आगे बढ़े, आगे प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है वो सही नहीं वाला देखना है। देखो, पहला कथन है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, किस किस में, आकार में। देखो, ये चीजें बार बार क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ध्यान में आ जाए और आपके दिमाग में छप जाए। आकार, रंग, अवस्था, ये भौतिक चीजें हैं। अवस्था, अवस्था के लिए एग्जाम्पल, अवस्था कैसे, जैसे पानी का एग्जाम्पल समझो। ये पानी, या जिसको हम जल कहते हैं, तो इसको गर्म करेंगे, इसको अगर गर्म करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। और अगर इसको ठंडा करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब ये पानी है, इससे वाष्प बन सकता है, और वाष्प का वापिस से क्या होता है, संघनन होता है। ये प्रक्रिया ध्यान में रखनी। संघनन छठी क्लास का सब्जेक्ट है, संघनन, उसके चैप्टर में आया हुआ है, पदार्थों का पृथक्करण वाला है, उसमें ये संघनन भी आया हुआ है, वाष्पीकरण भी है। और ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं, ये 7वीं क्लास के अंदर विज्ञान का चैप्टर है। सिलेबस का चैप्टर नंबर तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि किताबें नई और पुरानी है, तो किसी में नंबर कुछ है, किसी में कुछ है। आप उस चैप्टर का नाम ही यही है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और वो चैप्टर ही सीधा सीधा आपको दे दिया है। तो उसी चैप्टर से ये प्रश्न बनाए गए हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक लगती है, उसके अंदर ये चैप्टर है 7th क्लास में। तो संघनन से वापस क्या बन गया, पानी। अब देखो, इसकी अवस्था पहले क्या थी, यहाँ पर द्रव अवस्था में था, द्रव से ये किस अवस्था में आ गया, गैसीय अवस्था में आ गया। वाष्प बना तो क्या, गैसीय अवस्था हो गई। और अगर बर्फ बनती है तो ये कौन सी अवस्था हो जाती, ठोस अवस्था। तो इस प्रकार पदार्थ की अवस्था बदलती है तो भी आपके वहां पर भौतिक परिवर्तन होता है। तो पानी से वाष्प बन सकता है, संघनन होकर वापिस पानी बन सकता है। पानी से बर्फ बन सकती है, और बर्फ को वापिस गर्म करेंगे तो बर्फ पिघल कर क्या बन जाएगी, वापिस पानी बन जाएगा। यानी कि पानी के जितने भी चीजें बन रही हैं, वाष्प बन रही है, चाहे बर्फ बन रही है, तो सब कुछ भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। तो भौतिक गुणों में उसके परिवर्तन हो रहा है। दूसरा कथन है, कौन सा कथन सही नहीं, तो ये तो सही है बिल्कुल। दूसरा है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है आगे भी हो जाए और वापस बैक भी आ जाए। यानी कि जो पहले था वो बाद में बने, और बाद वाला वापस पहले वाले में बदल जाए, तो वो उत्क्रमणीय होता है। ऐसा देख लो, ये एग्जाम्पल पानी वाला, दोनों तरफ बदल रहा है, दोनों तरफ बदल रहा मतलब उत्क्रमणीय है। तो ये कथन आपका गलत है, बी वाला। सी देखो, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बिल्कुल सही है, नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप किसी को, आप में से लगे कि इसका लेवल कम है, लेवल ज्यादा है, तो उसकी आप चिंता ना करें, क्योंकि 7वीं क्लास के बुक से जो प्रश्न बनेंगे वो इस लेवल के ही बन सकते हैं। ठीक है, किसी को ज्यादा लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस लेवल के प्रश्न बनते हैं।
आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आपके 10th लेवल तक के हैं तो उतने लेवल के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये 10th वाले में एक छोटा सा जो आरबीएससी की बुक लगा करती थी पहले स्कूलों में, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर भी ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का टॉपिक है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन 7वीं क्लास के अंदर पूरा चैप्टर है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो लोहे के ऊपर क्या लग रही है? जंग लग रही है। लोहा था, लोहा किसके संपर्क में आया? नमी के संपर्क में, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उसके संपर्क में आने से क्या लग गई? जंग। तो जंग से वापस क्या लोहा बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। जंग से वापस लोहा नहीं बन सकता, तो ये वापस नहीं बनता। जंग क्या है? एक नया पदार्थ है। जंग एक नया पदार्थ है, जंग से वापस लोहा नहीं बन सकता, तो ये क्या है? अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय नया पदार्थ है, अनुत्क्रमणीय है। फिर जंग और लोहा, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या जंग और लोहा एक ही चीज है? तो बिल्कुल नहीं, जंग और लोहा अलग अलग चीज है। तो अनुत्क्रमणीय भौतिक होता तो क्या होता? उत्क्रमणीय होता, नया पदार्थ नहीं बनता। तो नया पदार्थ और अनुत्क्रमणीय कौन से होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, देखो ये परिवर्तन से संबंधित है। मैग्नीशियम रिबन आपके 10th क्लास में भी है, चैप्टर है भौतिक रासायनिक अभिक्रिया वाला, उसमें भी ये है, और अभी 7th क्लास के अंदर भी ये है। तो ये आपको दोनों जगह से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। चीजें दोनों जगह एक ही है। तो ये चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलती हैं। बिल्कुल, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये चमकदार श्वेत प्रकाश कह दे, और यहाँ पर ज्वाला पूछ ले कैसी ज्वाला होती है, तो श्वेत ज्वाला, चमकदार ज्वाला होती है। श्वेत भस्म का निर्माण होता है। बिल्कुल, इसका एक जलने के बाद पाउडर राख बन जाती है। ये भस्म एक नया पदार्थ है। बिल्कुल, और उपयुक्त तो सभी, तो ये सारी चीजें घटनाएं होती हैं मैग्नीशियम को जलाने पर। मैग्नीशियम का रासायनिक फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना। मैग्नीशियम का रासायनिक फॉर्मूला Mg होता है, और जलाया जाता है तो जलाने पर वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो ये तो हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और वायु के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और ये जब जलाया जाता है इसको, तो इससे बनता है MgO, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो जो अभी हम बात कर रहे थे ऑप्शन के दूसरे ऑप्शन में देखो, श्वेत भस्म का निर्माण होता है। भस्म यानी कि जो राख बनती है ना, वो ये MgO ही होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होता है। आगे बढ़े, इसके बारे में और भी प्रश्न है, चलते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलने पर बनने वाली श्वेत भस्म निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? तो अभी मैंने बताया कि मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यही आपके क्या होती है? श्वेत भस्म होती है, जो कि एक क्या है? नया पदार्थ है। और नया पदार्थ किस में बनता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये मैग्नीशियम रिबन को जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो मैग्नीशियम धातु बनती है क्या? नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। ऑक्सीजन नहीं बनती। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भस्म में जल मिलाने पर किस नए पदार्थ का निर्माण होता है? मैग्नीशियम था, उसको जलाया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की भस्म है, इसके साथ क्या मिलाया जा रहा है? जल मिलाया जा रहा है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। जल का सूत्र भी ध्यान में रखना है। तो इससे एक चीज बनती है,
और वो कौन सी चीज बनती है, देखो इससे चीज बनती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र ये होता है। ये क्या चीज है, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये किसके अंदर होता है, जो आप इनो लेते हो उस इनो के अंदर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, जो कि हमारी एसिडिटी को उदासीन कर देता है। ठीक है, तो इसमें यहां पर हम बात कर रहे थे कि इसमें जल मिलाने पर किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर दे रखा है एक अम्लीय यौगिक, तो ये अम्लीय यौगिक नहीं होकर के ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो MgO है, ये किसका है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है ये, इसका है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और ये वाला जो सूत्र है ये किसका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि हमारी एसिडिटी को समाप्त करने में, उदासीन करने में काम आता है। तो ये आपका बिल्कुल सूत्र हो जाएगा बी ऑप्शन। ये MgO नहीं होता है, Mg+O2 भी नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र क्या है, MgOH का होल ट्वाइस। ये इसको ऐसे लिखा जाता है, ये आप दिमाग में छाप लेना। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसी प्रकृति का होता है, मैंने बताया आपको ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो क्षारीय होते हैं वो क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देते हैं, नीला बना देते हैं। लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देते हैं, नीला। और जो अम्ल होते हैं वो कैसा बना देते हैं, वो नीले को कैसा बना देते हैं, लाल बना देते हैं। तो अम्ल का लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार का जो नीला लिटमस पत्र होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं प्रश्न के हिसाब से कि क्षारीय होता है तो क्या कर देगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिल्कुल नहीं, नीले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सही, लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, लाल को नीला कर रहा है लेकिन नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसने नीला लिखा नहीं है, इसने सिर्फ लिटमस लिखा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं से आपके प्रश्न बनेंगे। नीला थोथा किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लेना इसका सूत्र। नीला थोथा किसे कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना, कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। और कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीला थोथा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसे कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीला थोथा कहा जाता है इसको, कॉपर सल्फेट को। तो हमारा उत्तर तो मिल गया, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं, तो H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है सिरका में। सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके सूत्र की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखो तो CH3COOH होता है, बाकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा आपको। बी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर
विलयन का रंग कैसा हो जाता है। इसमें मिला रहे हैं कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा जिसको कहते हैं। इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। और इससे क्या बनता है, एक विलयन बनाया जाता है। और इस विलयन का रंग कैसा होता है, अभी इस विलयन के अंदर कुछ चीजें और डालनी, जैसे लोहा वगैरह हम डालेंगे तो वो आगे आएगा। तो कॉपर सल्फेट और H2SO4 का विलयन का रंग कैसा होता है, तो इसका विलयन का रंग होता है नीला। ये आपकी किताबों में दिया हुआ है साफ साफ। तो नीला रंग होता है इसका। कैसा होता है, नीला। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा था, नीला था। और उसके अंदर क्या डाल दी हमने, लोहे की कील डाल दी। लोहे की कील डालने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग हो जाता है भूरा। कैसा, हरा रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है इसका, हरा रंग हो जाता है, भूरा नहीं होता है। कैसा रंग होता है, हरा। तो हरा रंग क्यों होता है ये भी आपको ध्यान में रखना। देखो हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट था, और क्या था, और हमारे कॉपर सल्फेट के अंदर हमने डाला था क्या, तनु H2SO4, तो उससे विलयन बना। और विलयन के अंदर हमने क्या डाल दिया, आयरन। ये तो हो गया नीला विलयन कॉपर सल्फेट का। ये हो गया आपके लोहा, या इसी को कहते हैं आयरन। तो आयरन या लोहे की कील डाली, जिससे यहाँ पर क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, या आयरन सल्फेट इसको कह सकते हैं। क्या बन गया, आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट बन गया। तो इस आयरन सल्फेट का जो विलयन बना, इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। और इसके साथ क्या बन गया, कॉपर। और कॉपर जो बना, ये भूरा अवक्षेप बनता है। कॉपर का कैसा अवक्षेप बनता है, भूरा अवक्षेप बनता है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो ये थी आज की क्लास, बहुत छोटी सी क्लास थी। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कितने प्रश्न आपके सही हुए, और इसी प्रकार की और क्लासेस के लिए आप इस क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, हालांकि अभी इसी टॉपिक से प्रश्न बनने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।